तो हमने आपको विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म बताए थे, वो टॉपिक हमारा पूरा क्लियर हो गया था और हमने आपको जो गुण दिखाए थे सिर्फ स्वयं वहाँ से निकाल के हम देख सकते हैं कि आवेश की वजह से क्या घटना घटित होती है। जैसे हमने देखा था कि यदि प्लस आवेश है हमारे पास तो धन आवेश से क्या निकलेंगे, तीर चारों तरफ। ऐसे हम देख सकते हैं ऋणावेश के अंदर क्या होगा, तीर प्रवेश करेंगे। अब इन्हीं से हम कई गुण बना सकते हैं। वो कैसे कि विद्युत क्षेत्र जो रेखा होगी, विद्युत क्षेत्र रेखा कैसे दिख रही है, इसमें हमें पता चल गया देखते ही ये कैसे होगी, लंबवत, यानी कितने डिग्री का कोण बना रही है ये चालक पृष्ठ के साथ, 90 डिग्री का। और धन से विद्युत क्षेत्र रेखा बाहर निकलती है और ऋण में क्या करती है, प्रवेश। तो तीन गुण तो यही होगा, देखो धन से बाहर निकलती है नंबर 1, और दूसरा ये हो जाएगा नंबर 2, ऋण में प्रवेश कर रही है इसी चित्र में, और नंबर 3 ये हो जाएगा 90 डिग्री पर होती है। देखो बेटा, आप फिजिक्स के लिए ये ध्यान रखो कि एक ही चित्र से हम सारे गुण याद रख सकें, हर सवाल का जवाब स्वयं दे सकें, इस तरीके से हमको पढ़ाई करनी है। और देखो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैं खुद बता रहा हूं कि मैंने बहुत सारे गुण आपको बताएं विद्युत क्षेत्र रेखाओं के। अब वो गुण इसी से हमें कैसे निकालने हैं, इसी को ध्यान रखें हम, एक ही चित्र में सब कुछ आ जाएगा हमारा। सभी गुण यदि एक ही चित्र में आ जाए तो उससे सरल पढ़ाई और क्या हो सकती है। तो मैंने देखो ये बताया, ये प्लस आवेश, और दूसरा कौन सा हो जाएगा, माइनस आवेश। तो मैं सीख गया इन तीन गुणों से कि धन से विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं और ऋण में क्या करेंगी, प्रवेश। क्लियर। बाकी के हम बना सकते हैं इस तरीके से, ये जो शेष विद्युत क्षेत्र रेखाएं हो जाएंगी। आ रही है आपके समझ में। तो 1 2 3 तीन गुण ये हो गए। अब चौथा गुण ये देखिए, हमने आपको बताया था कि ये रेखाएं फैलेंगी या सिकुड़ेंगी। तो ये प्लस है और ये क्या है, माइनस। तो प्लस और माइनस के बीच में आपको खुद ही पता चल रहा होगा, आप दिमाग लगाएंगे कि जब ये 90 डिग्री पे निकलती है तो ऐसे निकलनी चाहिए थी। तो हमारी समझ में आ गया कि ये सिकुड़ी हैं, ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या हुई हैं, सिकुड़ी हैं। और विद्युत क्षेत्र रेखा की लंबाई ये है जो तीर बन रहा है। तो इस लंबाई के ये कैसे सिकुड़ी है, अनुदिश। खुद ही कह रहा है, हमें कुछ नहीं एक्स्ट्रा पढ़ना, आप खुद ही देख लो, अनुदिश सिकुड़ी है। तो तीन यहां हो गए, चौथा ये हो जाएगा। और पांचवा हम इसका उल्टा बना सकते हैं। यदि मैं यहां पर प्लस आवेश रखूंगा तो प्लस आवेश रखेंगे तो क्या घटना घटित होगी, सिकुड़ी की जगह आ जाएगा फैलना। सिर्फ अपोजिट करना है हमको, यही तो है पढ़ाई। आधी पढ़ने से ही काम चल जाए, जैसे 8 पाठ हो और 4 की पढ़ाई हो जाए, उसी से निकल के आ जाते हैं। विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र बिल्कुल सेम है। आपने खुद ही देखा होगा, हमने गुरुत्वीय क्षेत्र पढ़ा है। तो गुरुत्वीय क्षेत्र कक्षा 11वीं में है और वहां पर काम कौन कर रहा था, द्रव्यमान। तो वो अच्छी तरह से आता है। तो हमारी समझ में ये 12वीं का आवेश आ जाएगा, जो क्या उत्पन्न करता है, आवेश, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो ये अच्छी तरह से आ गया, तो विद्युत क्षेत्र आ गया, और विद्युत क्षेत्र आ गया तो क्या आ जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र। हम निकाल सकते हैं, मैंने बताया आवेश 2 होते हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र के लिए भी कितने ध्रुव होंगे, 2। आवेश एक तो होता है पॉजिटिव और दूसरा क्या होता है, नेगेटिव।
तो चुंबकीय क्षेत्र के दो ध्रुव हो जाएंगे, एक एन ध्रुव और दूसरा कौन सा हो जाएगा, एस ध्रुव। एन ध्रुव बताओ कैसे काम करेगा, हम स्वयं निकाल सकते हैं देख के ही। कैसे, एन कौन सा होगा हमें बिल्कुल नहीं पता है मान लो, और अचानक पूछ लिया कि या तो एन नेगेटिव होगा और या होगा पॉजिटिव। तो हम छोटी क्लासों से ये जानते हैं कि चुंबक के अंदर जो दो ध्रुव खंड होते हैं एन और एस, उसमें विद्युत जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वो किससे निकलेंगी, एन से निकलेंगी और किस में प्रवेश करेंगी, एस में। अब दौड़ गया दिमाग, किससे बाहर निकलती हैं, प्लस आवेश से। तो जरूर ये उत्तरी जो ध्रुव है वो कैसे काम करता है, प्लस आवेश की तरह। हमने कहीं पढ़ा नहीं लेकिन पुरानी चीज से निकाल ली। और एस कैसे काम करेगा, माइनस आवेश की तरह। और हम ये भी निकाल सकते हैं कि धन से ही तीर निकलेगा, क्योंकि धन वाला ही तो कोई कुछ चीज देगा और ऋण वाला लेगा। बताओ ये ऐसा तो नेचर में ही हो रहा है। तो हम जो पहले से जानते हैं वही घटना घटित होती है। तो वास्तव में पढ़ाई में खेलना ज़्यादा, यदि आप ढंग से समझते हो, प्रकृति को अच्छी तरह से देखते हो, कौन सी घटना कैसे हो रही है, उससे सीखा जा सकता है। आप स्वयं अनजान सवाल का जवाब दे देंगे और बिल्कुल सही होगा। आप खुद ही देख लो, धन से तीर निकलेगा ही, माइनस में प्रवेश करेगा ही। आधा याद कर लो, धन से निकल रहा है तो इसका उल्टा होगा। धन की तरह कौन काम करता है, एन ध्रुव। तो एस किसकी तरह करेगा, ऋण की तरह करेगा। तो पांचवा जो गुण है वो पांचवें गुण में क्या आ जाएगा, वो फैलना आएगा सिकुड़ना की जगह। तो भाई विलोम है, उल्टा हो रहा है, तो अनुदिश की जगह क्या आ जाएगा, शब्द आ जाएगा अनुदिश की जगह लंबवत। लंबवत शब्द आ जाएगा। तो हम इसको पांचवा गुण बता सकते हैं। ठीक है, अब आपकी समझ में स्वयं आ गया होगा कि हम यदि एक चीज याद कर लेते हैं तो दूसरी हमें स्वयं आ जाती है। दूसरी क्या आ जाती है, स्वयं। आप खुद ही देख लो। तो हमारे पास कितने गुण हो चुके हैं, 5। चित्र वही एक है। हमने ये पढ़ा था कि यदि विद्युत क्षेत्र रेखा वक्र रूप में है, देखो ये तो है, आपको बताऊं, सीधी रेखा, इस ऋण है तो इसलिए इसमें प्रवेश करेगा, है ना। और ये जो रेखा है वो वक्रता लिए हुए है। यहां देख लो, आपको ये भी वक्र है, ये दिख रही होगी आपको, ये वक्र है। तो ये जो रेखाएं वक्रता लिए हुए हैं, इनमें यदि हमें किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा देखनी है तो उस बिंदु पर क्या खींच दो, उस बिंदु पर आप स्पर्श रेखा खींच सकते हो। हमने छोटी क्लासों में काफी स्पर्श रेखा खींची है। ठीक है, तो ये जैसे बिंदु है और इस बिंदु का मान लेता हूं मैं P। अब चूंकि ये माइनस आवेश है तो इसमें तीर यूं है, तो कोई भी सोच सकता है कि स्पर्श रेखा की दिशा इधर ही होगी। और यदि ये तीर यूं होता इससे दूर, तो फिर विद्युत क्षेत्र रेखा जो हम उस पर स्पर्श रेखा खींचने जाते हैं वो ऐसे खींचती। यानी स्पर्श रेखा का निर्णय कौन करेगा, विद्युत क्षेत्र रेखा की दिशा। तो इस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचेंगे हम तो ये हो जाएगी स्पर्श रेखा। यहां खींच लो, ये बिंदु मान लो Q है, तो इस बिंदु पर ये हो जाएगी स्पर्श रेखा। ठीक है, तो हमारा अगला गुण क्या हो गया कि यदि विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींची जाए तो वो किसको बताती है, वो बताती है
विद्युत क्षेत्र की दिशा को, कि विद्युत क्षेत्र इस बिंदु पर किधर है। यदि मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण देखना है, अब दिमाग कैसे दौड़ा के परिमाण और देखना है, कैसे याद आएगा परीक्षा में, तो मैं आपको बताऊं, कोई भी सदिश राशि है, उसमें कितनी चीज होती हैं, दो समझ लो। एक उसका परिमाण, वैसे तो मात्रक भी होता है लेकिन फिलहाल हम दो ही ले रहे। एक तो सदिश राशि में क्या होगा, परिमाण, समझ में आ रही होगी, और दूसरा क्या हो जाएगा उसके अंदर, दिशा। क्लियर। कोई भी सदिश राशि है उसमें एक तो परिमाण होता है और क्या होती है, दिशा। तो हमने दिशा निकाल ली छठवें पॉइंट से, तो हमारा तुरंत दिमाग दौड़ेगा कि विद्युत क्षेत्र की दिशा जब आ गई तो हमें उसका परिमाण भी तो निकालना है। अपने आप ध्यान आते जाएंगे अगले गुण। तो परिमाण क्या बताएगा, हम जानते हैं कि यदि विद्युत क्षेत्र रेखाएं सघन है, तो हम बिना फिजिक्स पढ़े पहले से ही जानते हैं किसी चीज को, ये मान लो सघनता है यहां पर क्षेत्र रेखाओं की। अब क्षेत्र रेखाओं की सघनता, और यहां पर दूर दूर है क्षेत्र रेखाएं, तो हम कह सकते हैं कि यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, कम, क्योंकि यहां पर क्षेत्र रेखाओं के बीच दूरी ज्यादा है और जिसे कहते हैं हम विरलता, और यहां पर तीव्रता ज्यादा होगी। आ रही बात समझ में आपके, आ गई होगी, देखते ही हमें पता चल जाएगा। तो सातवां गुण हम इसी से बना सकते हैं कि यदि क्षेत्रफल रखने से ज्यादा रेखा गुजर जाए उसी क्षेत्रफल में से, क्षेत्रफल फिक्स है हमारे पास, ये रहा, सपोज करो ये क्षेत्रफल है हमारे पास कोई भी, ठीक है, तो इस क्षेत्रफल से कितनी रेखाएं गुजर रही हैं, ज्यादा गुजर रही हैं तो परिमाण क्या हो जाएगा, ज्यादा, और कम गुजर रही हैं तो परिमाण क्या हो जाएगा, कम। आ रही बात आप समझ में। तो हमारा जो अगला गुण हो गया सातवां, यहीं पर आ गया। तो हम एक ही चित्र में देख सकते हैं कि आसानी से हमारी विद्युत क्षेत्र रेखाओं के जो गुण हैं सब हम उसी से बनाते हुए जा रहे हैं। अगला जो गुण हमने आपको बताया था उसमें यह लिखा था कि दो रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी नहीं काटती। तो चित्र में दिख रहा है क्या आपस में ये रेखाएं काट रही हैं, तो अगला गुण हमें पता चल जाएगा कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। इस टॉपिक का काम आगे भी पड़ेगा, क्यों नहीं काटती हैं। देखो ये मान लो काट देती हैं, ये रेखा ए है, ये रेखा बी है, और विद्युत क्षेत्र रेखाएं तो इनकी दिशा होगी, ये दिशाएं काटेंगी। तो हम जानते हैं इस कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी, जो कि संभव नहीं है, दो दिशा हो ही नहीं सकती। तो इसी चित्र से हमें इस 8वें गुण का पता चल जाएगा, यानी मक्कड़ की तरह जो दिखेगा, तो उसमें हमको आसानी से पता चल जाएगा कितने गुण, 8 तो कम से कम आ ही चुके हैं, और भी आप चाहो तो आगे निकाल सकते हो। वो कौन कौन से गुण हैं, जैसे हमने देखा था कोई गोलीय चालक है, तो गोलीय चालक के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं वो कैसे होती हैं, एक तो होती हैं त्रिज्यीय, और कैसे प्रतीत होती हैं, वो ऐसे प्रतीत होती है, मान लो या तो गोले के केंद्र से बाहर निकल रही हैं धनावेश है तो, और यदि ऋणावेश है तो ऐसे लगती हैं कि गोले के केंद्र पर मिल रही हैं। तो हम आसानी से इनको देख सकते हैं और ऐसे गुणों को याद रख सकते हैं। तो आप एक बार ढंग से पढ़ोगे ना तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। आप एक बार थोड़ा सा
अच्छी तरह से पढ़ लो, दोबारा रिवीजन में आपको कोई टाइम ही नहीं लगेगा। आप फर्स्ट फिजिक्स को 1 घंटे में ख़त्म कर सकते हो, 1 घंटे में सेकंड। भाई दोबारा आपको गुण याद रखने, एक चित्र बना लो आप, उसी से सब गुण आ जाएंगे। 8 तो मैंने ही बता दिया आपको, दिख रहा है, और भी निकल के आ जाएंगे इसमें। और चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के लिए देखना चाहें तो उसमें एक चीज़ तो ये दिख जाएगी, कौन सी, कि ये जो पथ दिख रहा है ये कैसा पथ है, खुला पथ है। बस इतना याद रखो कि खुला पथ है विद्युत क्षेत्र रेखाओं में। अब चुंबकीय क्षेत्र का आपने याद नहीं रखा तो आ जाएगा कि चुंबकीय क्षेत्र का जरूर इसका उल्टा, यानी कैसा पथ होगा, बंद पथ होगा। ये हमेशा 90 डिग्री पर बाहर निकलती हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा किसी भी कोण पर बाहर निकल सकती है। तो इस प्रकार इनमें हम अंतर भी कर सकते हैं। हमने ये देखा था कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं चालक के भीतर नहीं होती हैं। कहाँ नहीं होती हैं? ये चालक के भीतर नहीं होती हैं। अब मैंने बताया भी नहीं आपको, लेकिन आपके दिमाग में अपने आप ही उत्तर आ जाएगा। आप खुद सोचो क्या चीज़ है चालक के भीतर, क्या चीज़ नहीं होती है? विद्युत क्षेत्र रेखाएं नहीं होती हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। अब मैंने सवाल पूछा, ये नहीं होती है, ठीक है, आ रही होगी समझ में। चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र रेखाएं नहीं होती हैं, ध्यान रखना। तो बताइए क्या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हो सकती हैं? हमारा दिमाग दौड़ रहा है कि खुला पथ है तो क्या हो रहा है, बंद पथ। तो हम कह सकते हैं कि यदि विद्युत क्षेत्र रेखाएं नहीं है तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हो सकती है। देखो हमने चुंबक देखी है, हम स्वयं निकाल सकते इस चीज को, वास्तव में प्रमाण भी होना चाहिए। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हमने देखी हैं। मैं आपको यहां बनाऊं तो चुंबक जो होती है वो लोहे के पदार्थ की बनी होती है। उसमें एक ध्रुव N मानते हैं, एक क्या मानते हैं, S। लोहा की तो होती है चुंबक, और लोहा एक धातु है, एल्युमिनियम है, तांबा है, ठीक है, बहुत सारे धातु हैं। तो लोहा एक धातु है, और धातु कैसे पदार्थ होते हैं, चालक, है ना। और हम जानते हैं कि S से तीर निकलते हैं और किस में प्रवेश करते हैं, N में। चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं और उनकी दिशा होती है S से लेकर N की। और बाहर कैसे होती है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा? यहां पर ये अलग रेखा है और इन रेखाओं को कह रहे हैं हम चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। कौन सी रेखाएं बेटा वे? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। हम यहां क्यों पहुंच गए? मैंने बताया ना आपको क्या, कि चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र रेखाएं तो नहीं होती है, तो दिमाग दौड़ गया इसी से ही कि चालक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखा होंगी या नहीं होंगी। तो मुझे एहसास हो गया ये खुला और बंद उल्टे हैं, तो मैंने सोच के आइडिया लगा लिया चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं नहीं होंगी। तो हमारा दिमाग भी दौड़ गया और यहां पर हमें मालूम भी हो गया, क्योंकि लोहा एक धातु है, धातु अच्छी चालक होती हैं, और चालक के भीतर ये यदि रेखा है तो ये कौन सी रेखा है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा। तो अंतर मालूम हो गया हम विद्युत क्षेत्र रेखा और चुंबकीय क्षेत्र रेखा में। ये चीज़ बेटा सोच के निकालनी पड़ती है। आर्यन समझना, हर चीज़ किताब में लिखी नहीं होती है और हर चीज़ कोई बता भी नहीं सकता। हमको अच्छी तरह से समझना है तो हमारे सामने यदि कोई नया सवाल भी आएगा तो उसे हम स्वयं हल कर सकते हैं, और हमारे बात पच भी जाती है, हमारे पच गई, हमने जान लिया। ये इससे कितना उत्तर निकला है आप खुद ही देख लो। स्टार्ट हमने यहाँ से किया है और वापस वहीं पहुँच गए हम जहाँ से स्टार्ट किया है। तो ये पथ कैसा होगा, ये पथ हो जाएगा बंद पथ। अब मैं कभी भूल ही नहीं सकता,
क्योंकि ये खुला पथ बनाती हैं। तो आधा याद रखेंगे, दूसरा अपने आप आ जाएगा कि दूसरा कैसा होगा, बंद पथ। ये 90 डिग्री से बाहर निकलती हैं तो अगली किसी भी कोण से बाहर निकल सकती हैं। इनका चालक के भीतर अस्तित्व नहीं होता है, उनका होता है। तो हमें 3 चीजें तो याद रखनी है, खुला, 90 डिग्री और नहीं। बाकी के इसका उल्टा कर देंगे, वो किस में आ जाएगा, अगले चैप्टरों में जब हमारी चुंबकीय क्षेत्र रेखा आएंगे, बिल्कुल सेम है वहाँ पर भी वही है ऐसे ही। तो ये टॉपिक हमारा मेरे हिसाब से आपको बता दिया है, समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से, ठीक है। तो आपको पढ़ाई के लिए घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप चाहो तो मास्टरी कर सकते हो किसी भी चीज़ पर। मैं आपको बता रहा हूँ, आप जितना दिमाग दौड़ाओगे उतने ज़्यादा एक्सपर्ट बनोगे और आपकी समझ में आएगा। आपको उस तरीके से तैयार होना है कि कोई सवाल बन के भी आ जाए तो उसे आप आसानी से कर सको। तो मैं अगले टॉपिक पे चलता हूँ और देखते हैं उस टॉपिक को कैसे पूरा करते हैं, ठीक है। तो आपकी पहली बार फर्स्ट डेरिवेशन शुरू होती है। फर्स्ट फिजिक्स में डेरिवेशन है बहुत सारी, और बच्चा इन डेरिवेशनों से परेशान हो जाता है कि इतनी सारी डेरिवेशन है, उनको हम कैसे याद रखें, ठीक है। तो मैं आज आपको वो तरीका बता दूंगा कि आप प्रश्न से ही पूरी डेरिवेशन कर सकते हो। एक बार समझने की जरूरत तो होती है खैर, लेकिन एक बार यदि आपने ढंग से समझ लिया तो आपके जितनी भी डेरिवेशन आएंगी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो पहली डेरिवेशन कौन सी है, ये मैं आपको लिखा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग लिख लेते हैं हम। ये हो जाएगा बिंदु आवेश के कारण, आप लिख सकते हो मेरे साथ, बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। ये हमारा पहला डेरिवेशन है, ठीक है। नोट कर लिया होगा आपने, ठीक है। अब हमें उस तरीके से तैयार होना है क्योंकि हमारे पास बहुत सारी सब्जेक्ट है, ठीक है। हम यदि बार बार उस चीज़ को रिवाइज करते रहेंगे तो हमारा बहुत टाइम बर्बाद होगा। एक ही बार सटीक तरीके से पढ़ेंगे तो दिक्कत ही नहीं आएगी। वो क्या है, देखो, बिंदु आवेश के कारण, तो मैं समझ गया, प्रश्न से ही देखो, आप दोबारा पढ़ लो जब तक समझ में नहीं आ रहा है। तो बिंदु आवेश के कारण, तो मैं समझ गया कि क्या हो गया, हमारा बिंदु आवेश होगा, ठीक है। तो बिंदु आवेश की वजह से हमें क्या निकालना है, आगे पढ़ेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले हम चित्र बना लेते हैं। तो सपोज करो ये मेरे पास कोई बिंदु आवेश है और इसका नाम लिख देता हूं मैं कैपिटल Q, और इस बिंदु आवेश से स्मॉल r दूरी पर एक अन्य बिंदु मौजूद है P, और इस बिंदु P पर मुझे क्या ज्ञात करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी E बराबर है क्वेश्चन मार्क। ये मेरा कौन सा आवेश हो गया, देखो ये जो हेडिंग था ये तो हो गया बिंदु आवेश, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मुझे इस बिंदु पर निकालनी है जिसकी दूरी बिंदु आवेश से कितनी है, r। मैंने यहां पर इसको पढ़ के ही ये चित्र बनाया है, तो मेरी समझ में आ गया कि कहीं से यदि मुझे E का सूत्र मिल जाए जो मैंने पढ़ा है तो मैं इस डेरिवेशन को पूरा कर सकता हूं, अपने आप ही हिंट मिलेगा। तो देखो मैं आपको बताऊं, मेरे पास सूत्र है इसका, E बराबर होता है, मैंने सिर्फ एक ही सूत्र पढ़ा है इसमें अभी तक, और वो होता है F/Q। आप वेक्टर रूप में लिखना चाहो
तो वेक्टर रूप में ही हो जाएगा ई सदिश बराबर एफ सदिश अपॉन क्यू। इस और कोई सूत्र पढ़ा ही नहीं भाई। बेटा पढ़ा हो तो आप बताइए, नहीं पढ़ा है अब तक। हमने जो पढ़ा है हम उसी से तो दिमाग लगा के इसका उत्तर निकालेंगे, इस डेरिवेशन को पूरा करेंगे। तो आप खुल के पढ़ेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा कि मुझे यदि ई निकालना है तो दो चीजों की आवश्यकता है, एक तो बल एफ की और एक आवेश क्यू की। अब मुझे देख लेना है क्या आवेश दिया हुआ है सवाल में, लग तो रहा है, आप खुद ही देखिए, ये लग रहा ना ये आवेश है शायद, है ना। क्या ये स्मॉल क्यू दिया हुआ है का, देखिए आप, क्या ये क्यू ही है, ये बड़ा क्यू। आपने यदि सूत्र को ढंग से पढ़ा है तो आपकी समझ में आ रहा होगा। तो आप बता सकते हो कि यहां पर Q बराबर क्या है, कैपिटल Q, हाँ या ना। आप समझ गए होंगे, या तो ये कैपिटल Q के बराबर होगा और या नहीं होगा। तो आप देखेंगे तो लग तो ऐसे रहा है कि शायद ये क्या हो, बराबर है क्या बेटे, बराबर। तो आप दिमाग दौड़ाओगे तो आपकी समझ में आ जाएगा ये बराबर है या नहीं। क्योंकि जब तक हमें पता नहीं लगेगा कि क्यू दिया है या नहीं तो हम इस डेरिवेशन को कैसे करेंगे। देखो यहां पर जो ये क्यू है वो ये क्यू नहीं है। क्यों, हमने आपको परिभाषा में बताया था कि ये क्यू वो होता है जिस पर बल अनुभव किया जाता है। देखो यहां लिखा था हमने E बराबर एफ अपॉन क्यू, और क्यू को यदि 1 कर देते हैं तो E बराबर आ जाता है एफ। यानी एकांक आवेश पर जो बल लगता है वो बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के क्या होता है, बराबर। तो ये तो वो आवेश है जिस पर हम तीव्रता महसूस करेंगे, देखेंगे कि कितना बल लग रहा है। तो ये वो नहीं है लगाने वाला। तो हमें यहां पर कोई एकांक धनावेश रखना पड़ेगा, बिना रखे हम तीव्रता का पता नहीं लगा सकते हैं। परीक्षण आवेश भी ले सकते हैं। आ रही बात समझ में। तो हमें बड़े दिमाग से चलना है कौन सा आवेश दिया हुआ है कौन सा नहीं। तो अब दिमाग दौड़ गया हमारा और हमारी समझ में ये आ गई, क्यू नहीं दिया था तो हमने चित्र में बना दिया। एकांक आवेश, एकांक ले सकते हैं, धनावेश अच्छा रहता है, धनावेश ले लेते, ऋणावेश लेने में कोई परेशानी नहीं है, पूरी छूट है। आप धनावेश ले सकते हैं, ऋणावेश ले सकते हैं, लेकिन बुरी, आप जानते हो धन अच्छा लगता है तो इसलिए धनावेश लेंगे, अच्छी सोच रखते हैं। यहां पर आप देख रहे हो कि मेरे पास क्यू नहीं था तो मैंने क्यू निकाल लिया। अब पूरे इस डेरिवेशन को करने के लिए सिर्फ जरूरत है मुझे एफ की, और एफ हम पहले से जानते हैं क्या है, एफ बराबर। एफ को कौन बताता है, आवेश में एफ को कौन बताता है, लगने वाले बल को, कूलाम नियम, हम जानते हैं। और यदि हमें कूलाम नियम नहीं आता है तो ये डेरिवेशन नहीं होगी। और जिस बच्चे को कूलाम का नियम आता है वो इस डेरिवेशन को चुटकी में कर सकता है, आसानी से कर सकता है, तुम खुद ही देख लो। तो एफ बराबर सूत्र होता है कि पहला आवेश Q1 दूसरा आवेश Q2 अपॉन उनके बीच की दूरी का स्क्वायर। मेरे पास K कांस्टेंट है, Q भी मुझे पता है, Q1 की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, कैपिटल Q। Q2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, स्मॉल q, जो ये लिया है। R तो है ही है हमारे पास, ठीक है। तो हम
आसानी से समझ सकते हैं कि मुझे बल की आवश्यकता थी, बल मिल गया। क्यू की आवश्यकता थी, क्यू मिल गया। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी आसानी से आ जाएगी। तो देखो मैं यहां पर लिख सकता हूं, मुझे निकालना है F बराबर आ जाएगा कि Q1 की जगह लिख दूंगा कैपिटल Q अपॉन ये आ जाएगा स्मॉल q r²। ठीक है। आप वेक्टर रूप में लिखना चाहें तो वेक्टर रूप में भी लिख सकते हैं। ये वेक्टर रूप हो जाएगा इसका F सदिश और यहां पर आ जाएगा r कैप। अब मुझे क्या निकालनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है E बराबर F अपॉन Q। वेक्टर रूप में हो जाएगा E बराबर E सदिश बराबर F सदिश बटे Q। इसको कितना नाम दे देंगे हम, समीकरण नंबर 2। अब कुछ नहीं करना क्योंकि हमारा उत्तर तो आ गया। E बराबर हमें तो E तो निकालना था, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये रही तीव्रता। कोई भी बच्चा सोच के आसानी से बता सकता है, यहां खुद ही सोच लो तुम। बल चाहिए, ये मिल गया। आवेश हमारे पास है, ये बल है, आवेश है। बस क्या करना है खुद ही देख रहा है। आप एक बार इसको ध्यान से देखेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा। कोई भी बच्चा बता सकता है कि समीकरण 2 में F की जगह समीकरण 1 से क्या रखना है, मान। यानी इसको उठाकर और कहाँ रख देना है, इस F की जगह। पूरी डेरिवेशन हो जाएगी। कुछ नहीं याद रखना, बस आपको ये सूत्र याद रखना है E बराबर F अपॉन Q, जो पुराना है। तो हमारे 2 सूत्र इसमें काम आए। दोनों को हमने क्या कर दिया है, मिक्स मान रखते हैं। तो समीकरण 1 व 2 से, या समीकरण 2 में 1 से मान रखने पर, 2 में समीकरण 1 से मान रखने पर, आप कैसे भी लिख सकते हो। तो हम मान रखेंगे तो आप देखिए ये आ जाएगा E सदिश बराबर F की जगह मान आ जाएगा K और ये आ जाएगा Q1 की जगह कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन r², F की जगह मान। और कौन बच गया, छोटा q, और रह गया r कैप। क्लियर। अब जिनमें लड़ाई हो रही है, जो कटेंगे, ठीक है, आप काट दो। तो कौन कौन कट सकता है, इस r से ये r कट जाएगा नहीं, क्योंकि ये तो इसमें तो दिशा बता रहा है, ये कांग सदिश है, ये दिख आ रहा है, लेकिन इसके भीतर कौन छुपा हुआ है, एक r नहीं है, क्योंकि ये कांग सदिश है। तो कौन कटेगा, और कोई दिख रहा है सेम, दिख तो रहा है, बड़ा Q और छोटा Q कर सकते हैं, शायद Q Q हूं, लेकिन ये भी नहीं कटेंगे। क्यों नहीं कटेंगे, आप खुद ही देख लो, ये कैपिटल है, ये स्मॉल है। तो कोई भी बच्चा बता सकता है, देखो इस Q से ये Q कट जाएगा, और हमारा जो सूत्र आ जाएगा वो ये आ जाएगा फाइनल, E सदिश बराबर KQ r² r कैप। यही इसकी क्या है, डेरिवेशन है। हम अदिश रूप में लिखेंगे इसको, तो अदिश रूप में ये होता है E बराबर KQ बटे r²। आपको परीक्षा में लिखना है तो K को स्पष्ट कर दो, क्योंकि K जो है वो किस पे डिपेंड होता है, मैंने आपको बताया था, ये मात्रक पद्धति पे निर्भर होता है। और किस पे निर्भर करता है, ये इसका मान निर्भर करता है माध्यम पर। तो मुझे स्पष्ट करना पड़ेगा यहाँ पर K है वो क्या है। तो K का जो मान होता है वो होता है, देखो K बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल Q अपॉन
आर स्क्वायर। वेक्टर बनाना हो, किसी चीज को आपको सदिश संकेतन में लिखना है, सदिश संकेतन में यदि लिखना चाहते हो तो मैं आपको पहले भी सिखा चुका हूं, और ध्यान दे लो, क्योंकि एक बार समझ जाएंगे तो आपको दिक्कत फिर नहीं आएगी। जैसे सदिश संकेतन में लिखना है तो इस पक्ष पर जो ई था उस पर मैंने वेक्टर लगा दिया, बराबर दूसरे पक्ष में भी मैं जो वेक्टर राशि होगी उस पर लगा दूंगा। के वेक्टर नहीं है, क्यू भी वेक्टर नहीं है, आर भी वेक्टर नहीं है, ठीक है। अब क्योंकि इसको बैलेंस करने के लिए मुझे वेक्टर चाहिए, तो मैं दूरी के अनुदिश होने की वजह से विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या लगा दूंगा यहां पर, आर कैप। ये आर कैप एकांक सदिश है, ये केवल क्या बताता है, दिशा। मैं आपको समझा चुका हूं। ऐसा सदिश जिसका परिमाण तो एक हो और दिशा दिए गए सदिश की दिशा में हो, यानी जो सदिश हमारा दिया हुआ है उसी की दिशा में होगी। तो इसलिए इसकी जो ताकत है, परिमाण है, वो तो कितना हो गया, एक, और दिशा बता रहा है केवल, और दिशा किधर है, जो सदिश दिया है उसी की दिशा में। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो हम यहां समझ गए कि विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो जरूर दूरी के अनुदिश आ रही है, स्थिति सदिश जो है। तो किधर है दूरी, देखो यही तो है दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा, और चूंकि ये धनावेश है, देखो ये प्लस आवेश है, तो इससे क्या निकलेगा, इस तरीके से विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, तीर बाहर निकलेगा। तो मैं कह सकता हूं इस बिंदु का नाम यदि मैं ओ दे दूं तो विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है, यानी जो आर कैप है, वो कौन सी दिशा है, ओपी दिशा में। कौन सी दिशा में है ये, ओपी दिशा में। हम स्वयं निकाल सकते हैं, तो विद्युत क्षेत्र होगा ओपी दिशा में। और यदि ये माइनस आवेश होता तो फिर इसकी दिशा उल्टी हो जाती, यानी ये आता माइनस के आर कैप और इसकी दिशा हो जाती पीओ दिशा में। तो हम आसानी से स्वयं चित्र बना सकते हैं, अपने हिसाब से धन ले सकते हैं, ऋण ले सकते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर होगी, सूत्र क्या होगा, हम आसानी से इसे पूरा कर सकते हैं। एक बार दोबारा से सुन लो, पहली डेरिवेशन है जिससे आगे आने वाले में दिक्कत नहीं आए। सबसे पहले ध्यान से हम उस प्रश्न को पढ़ेंगे जो वो कुछ कह रहा है। ये कह रहा है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो मैंने बिंदु आवेश बना दिया। अब ज्ञात करनी है तो किसी ना किसी बिंदु पे तो ज्ञात करनी पड़ेगी, किसी ना किसी दूरी पर। तो मैंने क्या किया, इस बिंदु आवेश से आर दूरी पर एक अन्य बिंदु ले लिया P, और इस बिंदु P पर मुझे क्या ज्ञात करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब मुझे तीव्रता ज्ञात करने के लिए सूत्र की आवश्यकता पड़ी, E बराबर F अपॉन Q की। तो F चाहिए और क्या चाहिए मुझे इसके लिए, Q। F कूलाम बल से मिल गया। अब Q नहीं दिया था तो मेरे दिमाग में आ गया यहां मुझे क्या लेना पड़ेगा, Q। तो हमने यहां पर Q ले लिया। आप परीक्षण आवेश ले लो, बिल्कुल सही है। आपको एकांक ले लो धनावेश, वो भी सही है, ठीक है। यदि आप ज़्यादा तीव्रता कर लोगे तो उससे क्या है, गड़बड़ हो जाती है। आई ना समझ में, वो खुद भी तीव्रता उत्पन्न करता है और सही परिमाण नहीं आता है। तो इस प्रकार हमारे दिमाग में दौड़ गया कि मुझे ई निकालने के लिए एक तो बल की जरूरत है और एक किसकी जरूरत है, आवेश की। आवेश मैंने ले लिया, जरूरत पड़ी, और बल कूलाम के नियम से निकल के आ गया, दोनों को रख दिया। देखो समीकरण एक में बल आ गया, ई निकालने के लिए समीकरण 2, और समीकरण 2 में एफ की जगह मैंने क्या रख दिया, मान। आप देखोगे तो ये सॉल्व हो जाएगा, यहां तक आ गया है। ये हो जाएगा समीकरण 3। अदिश रूप में लिखना चाहते हो, ठीक है, तो ये हो जाएगा अदिश रूप, समीकरण नंबर 4। तो आप नोट कर लीजिए इसको।
उसके बाद हम आगे बताएंगे आपको। सबसे पहले हेडिंग डाल लो, बिंदु आवेश का में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और हेडिंग डाल ली हो ना होता है। फिजिक्स की एक खासियत है कि कोई भी चीज़ आपने यहाँ बनाई है उसके बारे में लिखना होता है कि ये क्या चीज़ है। आप समझते हो कि हमारी कॉपी फिजिक्स के सर ही जांचेंगे, वो जानते होंगे, नहीं, आपको बताना पड़ता है यहाँ पर एफ क्या है, आर क्या है, क्यू क्या है, ये आपको खुद बताना होता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, चित्र बनाएंगे। चित्र बनाने के बाद उस चित्र के बारे में लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप चित्र बना लीजिए, ये चित्र आ जाएगा, आप ये चित्र नोट कर लीजिए, ये रहा, ये जो चित्र। फिर इस चित्र को देख के हम आपको बताएंगे। यहां पर ये धनावेश Q है, मैंने बिंदु ले लिया O, आप कोई भी नाम दे सकते हो। यहां पर ये एकांक धनावेश ले लिया है Q, ये दूरी R और ये बिंदु है P। लिखिए चित्र के बारे में। चित्र में बिंदु O पर एक कैपिटल Q धनावेश लिया गया है, एक कैपिटल Q बिंदु आवेश लिया गया है, ऐसे लिखो, बिंदु धनावेश लिया गया है, क्योंकि हमें वही तो बताना है बिंदु आवेश के कारण। तो लिखो चित्र में बिंदु O पर एक कैपिटल Q बिंदु धनावेश लिया गया है, जिसके कारण स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर, जिसके कारण स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, इसके लिए बिंदु P पर एकांक धनावेश स्मॉल q लिया गया है। ठीक है, ये चित्र के बारे में हो गया, आपके समझ में आ गया होगा। Q के बारे में बता दिया, R के बारे में, P के बारे में, Q के बारे में, ठीक है। अब हम इसके बारे में लिख देंगे, ठीक है। लिखो, कूलाम नियम से आवेशों के मध्य लगने वाला विद्युत बल, आवेशों के मध्य लगने वाला विद्युत बल निम्न होगा। तो आप ये नोट कर लीजिए, समीकरण नंबर 1, समीकरण 1 नोट कर लीजिए। ये कूलाम बल हो जाएगा। उसके बाद आप लिख सकते हो अतः विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसके नीचे लिखो अतः विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और जल्दी से समीकरण 2 उतार लो, ठीक है। देखो हम आगे चलते हैं, आप स्क्रीन पोज कर लेना है ना, चाहो तो जल्दी से इसे उतार लो, ठीक है। हो सके जल्दी से उतार लो, रह जाए तो आप स्क्रीन पोज करके इसे लिख सकते हैं।
और एक बार समझा दिया तो तुम तो स्वयं निकाल सकते हैं, तो खुद पढ़ाने लग जाएंगे तुम तो। और किसी चीज को हम दूसरे को समझा देते हैं ना, तो वो चीज हमारे बिल्कुल क्लियर हो जाती है। स्वयं पढ़ना और उसी चीज को दूसरे को पढ़ाना, ठीक है, ज्यादा बेहतर कौन सा होगा? दूसरे को समझाना। क्लियर? यहां तक उतार लो, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब हम ये देख लेते हैं यहां तक, ये तो फिर एक ही रूप है, ठीक है। और मेरे हिसाब से कोई दिक्कत तो आ नहीं रही होगी, है ना? कोई दिक्कत ऐसी लग रही है तो मैं वहां से समझा सकता हूं। तो यहां पर मुझे पता चल रहा है कि वो कोई सा सूत्र देख लो, ये रहा, ई का जो मान है, ठीक है, उसके अंदर दो खासियत निकल के आ रही हैं कि जो आवेश हमने रखा था उस पे तो ई का मान डिपेंड ही नहीं है, वो तो कहीं आ ही नहीं रहा सूत्र में। देख लो, वो तो गायब है। अरे यहां मैं 50 कूलम आवेश रख दूं ना, तब भी वो नीचे आएगा और कट जाएंगे एक दूसरे से। यानी एक खासियत निकल के आई कि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है, हमने जहां तीव्रता निकालनी है उस पर कितना आवेश रखा है इस पे डिपेंड नहीं करती है। ये आवेश तो कट जाता है, आप देख लो, ऊपर भी क्यू और नीचे भी क्यू, एक दूसरे को क्या कर देते हैं, ये निरस्त। तो आज के बाद ध्यान रखना कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र में जो आवेश आता है, ये वो आवेश है, ये जो आवेश है वो कौन सा आवेश है आप खुद ही समझ होंगे। ये वो आवेश है जिसकी वजह से विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है या जो बल लगा रहा है। जिस पे लग रहा है वो नहीं, बल किस पे लग रहा है, क्यू पर। लगा कौन रहा है, ये। तो हमेशा ध्यान रखना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में ये आता है जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, और जिसके विद्युत क्षेत्र में रखा है जिसको हमने, वो निरस्त हो जाता है। क्लियर? और दूसरी खासियत क्या निकल के आ रही है इस सूत्र से, इस समीकरण 4 है कि जो ई है, के तो कांस्टेंट है, आवेश हमने रख दिया जितना रखना था, अब कौन बच गया, केवल आर बच गया। अरे खुद ही पता चल रहा है कि ये कांस्टेंट है, क्यों हमने जो रखना था वो रख दिया। तो अब ये वेरिएबल कैसे होगा, वेरिएबल का मतलब परिवर्तित कैसे होगा, ई कोई चीज हमारे कंट्रोल में तो होनी चाहिए। तो हम इसको कैसे बदल सकते हैं, ई दूरी के अनुसार बदल जाती है, क्योंकि हमारे हाथ में अब क्या आ गई, दूरी। तो हम कह सकते हैं इसी सूत्र से निकाल कर यदि हम देखेंगे तो ये आ जाएगा, मैं इसको मिटा देता हूं, उसके बाद हम लिखते हैं, देखो ई का जो मान है वो दूरी आर स्क्वायर की कैसा आ रहा है, व्युत्क्रमानुपाती आ रहा है। तो हम लाइन देखना, रिपीट कर देना, ये वाली, तो इसको नीचे लिख देता हूं और आ जाएगी, है ना। ये जो लिखा हुआ है, देखो ये जो लिख रहा है वो है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यही मेन टॉपिक है हमारा, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अभी हमें क्या निकालना है, देखो क्या सीख गए अब हम, हमारे सामने ये चीज आ गई, ई बराबर के क्यू बटे आर स्क्वायर। के लिखें तो क्यू 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर। ये तो हो गया कैसा रूप, अदिश रूप। कौन सा रूप है ये, अदिश रूप। अब जब भी हमें सदिश की जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको सिखा चुका हूं, सदिश संकेतन में क्या हो जाएगा, ये सदिश
संकेतन में हो जाएगा, सदिश संकेतन में इधर जो सदिश राशि है उस पर तीर लगा दो वेक्टर, इधर जो भी सदिश राशि दिखे उस पर वेक्टर लगा दो, कि क्यू आर स्क्वायर, इनमें से कोई भी सदिश राशि नहीं है तीनों में से। तो मुझे जिधर विद्युत क्षेत्र की दिशा है ना उसके स्थित सदिश को जिससे व्यक्त करते हैं उस पर क्या लगाना है, कैप। तो आर से व्यक्त करते हैं दूरी को, तो कैप लगाने से कौन सा सदिश बन जाएगा, एकांक सदिश। यानी इसमें केवल दिशा है, दिख तो आ रहा है लेकिन इसके भीतर वास्तव में क्या है, एक। तो ये हो जाएगा सदिश संकेतन। ये जो समीकरण है हमारे, इन दोनों समीकरणों से ये स्पष्ट हो रहा है कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो किस पे डिपेंड है, किस तरीके से दूरी पे डिपेंड है, ये आ जाएगा ई व्युत्क्रमानुपाती आर स्क्वायर। और इससे एक बहुत महत्वपूर्ण नियम निकल के आता है जो कक्षा 11 में भी था, व्युत्क्रम। व्युत्क्रम मतलब उल्टा क्रम। तो उल्टे ई ऊपर है आर नीचे, बिल्कुल सही है। और वर्ग और लग रहा है तो हम भी लगा देंगे व्युत्क्रम वर्ग का नियम, या हम इसे व्युत्क्रम वर्ग नियम भी कह सकते हैं, कैसे भी लिख लो, आपके आगे होगी समझ में। और बिल्कुल ऐसा ही नियम कहाँ था, 11वें में, ठीक है, वहां भी ऐसा था। अब यहां से एक सवाल क्या पूछ सकता है वो, ग्राफ किस किस के बीच, यहां से जो अगला सेक्शन पूछेगा वो हमसे पूछ सकता है ग्राफ खींचना है। क्यों ग्राफ क्यों पूछेगा, देखो ग्राफ हो, चित्र हो, उनको यदि हम एक ही बार देख लेते हैं तो हमारा पूरा जो मान है किस तरीके से वो परिवर्तित होता है, एक बार देखने से हमें पता चल जाता है। देखो इस सूत्र को देखेंगे तो हमें कुछ समझ में नहीं आएगा कि ये कैसे कैसे चेंज होता है। यदि इसे ग्राफ के रूप में दर्शाया जाए तो हमारे तुरंत समझ में आ जाती है। तो देखो हम अभी बता रहे हैं आपको ग्राफ कैसे होगा इसका। तो मैं यहां पे बना देता हूं इसका ग्राफ। देखिए हम ग्राफ दो तरीके से खींच सकते हैं। हमारे एक राशि को तो हम ले लेते हैं एक्स अक्ष की तरफ, ये नियम है, और दूसरी राशि को ले लेते हैं हम वाई अक्ष की तरफ। ग्राफ दो राशियों के बीच खींचा जाएगा, उनमें से किसी को भी ले लो एक्स अक्ष की तरफ, पूरी छूट है, कोई सी भी ले सकते हैं, और एक राशि को ले लो वाई की तरफ, आपको जो सुविधा लगे, अच्छा लगे। तो ये हो जाएगा मूल बिंदु O, जहां से दोनों अक्ष निकले। तो मैं यहां पर ले रहा हूं, मान लो ये है हमारी दूरी। देखो सबसे सरल होगा 1/r², तो 1/r² ले लिया है मैंने। और दूसरे पक्ष पर मैं क्या ले लूंगा, अक्ष पर, बाई अक्ष पर E। तो यहां आप गौर से देखिए E समानुपाती है 1/r² के। चिन्ह ये कहिए समानुपाती का और व्युत्क्रमानुपाती का, आपने देखा होगा। तो आप बोलने में देखो, मैं बोल रहा हूं E समानुपाती है 1/r² के। दोबारा से देखिए E व्युत्क्रमानुपाती है r² के, यानी r² के तो व्युत्क्रमानुपाती है, और 1/r² के कैसा है, समानुपाती। तो हमारा ग्राफ 1/r² और E के बीच में, तो बिल्कुल एक जैसा अनुपात आएगा इनमें। और एक जैसा अनुपात का मतलब 1/r² बढ़ेगा तो E भी बढ़ेगा, बढ़ाते जाओ दोनों को एक साथ, आप देख रहे हो। इधर तो 1/r² बढ़ता है क्योंकि x अक्ष पर क्या लिया है हमने, 1/r²। सभी बच्चे एक बार ग्राफ को ध्यान से समझ ले, बहुत ग्राफ आएंगे फिजिक्स में, एक बार समझ जाएंगे आगे कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी कैसे ग्राफ बनाते हैं। कोई भी ग्राफ आ गया तो आपको ज़्यादा नहीं तो एक तरफ x अक्ष,
दूसरी तरफ बाई अक्ष और बीच में मूल बिंदु ओ लिख देना है। अब वो दो राशि देगा जिनके बीच में ग्राफ खिंचवा रहा, तो उनमें से एक को ले लेंगे एक्स अक्ष की तरफ और दूसरी को कहाँ ले लेंगे, बाई अक्ष की तरफ। ये नियम है, कोई सा भी ग्राफ हो कभी भी। तो मैंने ये सबसे आसान सेलेक्ट कर लिया, 1/r² और ई, क्योंकि ये कैसे पाती है, समान पाती है। समान पाती है, अच्छी चीज है। तो ये 5-7 बिंदु आए, इनको यदि हम मिलाएंगे तो बिल्कुल सीधी रेखा आ जाएगी। आ रही ना बात आपको समझ में? तो इनसे हमें एक कैसा ग्राफ मिल जाएगा, एक सीधी रेखा प्राप्त हो जाएगी। तो ये किस किस के बीच ग्राफ बता रहा, ई और 1/r² के। हम एक और ग्राफ खींच सकते हैं। मान लो मुझे ई और इस r² के बीच में खींचना हो, ठीक है, ई और r के बीच में खींचना है, तो वो हम कैसे खींचेंगे? देखो यहां पर आ जाएगा, ये जैसे मैंने ले लिया, इधर क्यों ले लिया ई और इधर ले लिया, मान लो मैंने r ले लो या r² ले लो, ठीक है। तो r² के कैसा है, ये व्युत्क्रमानुपाती, तो उल्टा होगा। उल्टा होने का मतलब ये है कि ये राशि बढ़ेगी, r² यदि बढ़ेगा तो ई का मान क्या होगा, घटेगा। तो मैं जैसे शुरुआत करता हूं, r² का मान कम है तो ई का मान क्या होगा, ज्यादा, तो ग्राफ होगा यहां से स्टार्ट। r और बढ़ा तो ई का मान घटेगा, r और बढ़ेगा तो देखो ई घटेगा, एक बढ़ता जा रहा है और दूसरा घटता जा रहा है। लेकिन कैसे घटेंगे, ये स्क्वायर लग रहा है, इसका मतलब धीरे धीरे नहीं घटेंगे, कैसे घटेंगे, तेजी से। और यदि इस पर और घात होती है ना तो और तेजी से गिरता है ये ग्राफ। ग्राफ गिरने का देखो, एक तो ये रहा, इसे तो कहते हैं धीरे धीरे गिरना, और यदि ग्राफ यहीं से डायरेक्ट यूं आ जाए तो यह है तेजी से गिरना। तो ये घात पे डिपेंड है। तो हम अपने आप लिख सकते हैं कि ये उल्टे हैं एक दूसरे के। तो देखो ये मूल बिंदु है तो यहां पर r कम है, r का मान क्या है, कम, तो e का मान क्या है, ज्यादा। r इधर बढ़ा, e घटा, r बढ़ा, e घटा, क्योंकि e तो बाई की तरफ बढ़ेगा। तो ये ग्राफ हो जाएगा अति परवलय। कैसा ग्राफ है ये, अति परवलय। तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट होता है और मेरे हिसाब से आपको सारी चीज़ क्लियर कर दी है मैंने और सब कुछ समझ में आ गया। आज के लिए हम बस आपको इतना ही बता रहे हैं, आगे हम कल बताएंगे आपको, ठीक है। थैंक्स।